जय श्री राम एवरीवन, आप सबका वेलकम है आज की हमारी क्लास के अंदर। तो आज हम स्टडी करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा पैरेलल एक्सिस सिमेट्री और परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। देखो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था शॉर्ट सर्किट के बारे में और इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स के बारे में। तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट का कॉन्सेप्ट लेके हमने काफी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था। बट अब देखो सिंपल जो उस प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था वो देखा था कि इक्विपोटेंशियल पॉइंट मतलब जो एक सिंपल वायर से कनेक्ट होते हैं जहां पे कोई रेजिस्टेंस ना हो। ठीक है, जैसे ये हो गया और एक वायर ये हो गई, तो इसका मतलब यहाँ पे और यहाँ पे बाकी सर्किट भी और होगा। ये जो सिंपल एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट हो रखे हैं दो पॉइंट, दैट मीन्स पॉइंट 1 और पॉइंट 2 इक्वी पोटेंशियल है, उनको हम एक पॉइंट मान के चल सकते हैं। ठीक है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। बट अगर हम बोले कि इधर एक रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है और फिर भी क्या पॉसिबिलिटी है कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 एक ही पोटेंशियल पर हो, और अगर ये दोनों एक ही पोटेंशियल पर हैं तो इसमें करंट होगा जीरो। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे पैरेलल एक्सिस सिमेट्री और परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। जो ये फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हैं उनके लिए है कि इस टॉपिक को थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझें, थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस के साथ समझें और फिर क्वेश्चंस को ट्राई करना। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चंस किए उनको भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अगर एक बार समझ आ गया तो ये बहुत इजी लगेंगे रेजिस्टेंस वाले, बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट हमें। ठीक है, और अगर समझ नहीं आया तो फिर दिमाग लगाते रहना है कि इतना कॉम्प्लेक्स सर्किट है, इसको हम सिंपल कैसे बना के सॉल्व करें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पेशेंस के साथ समझना, दोबारा बोल रहा हूं। अब देखो सबसे पहले हमारे पास पैरेलल एक्सिस सिमेट्री और परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री, इसके अलावा भी होती है फाल्स जंक्शन सिमेट्री या फिर पाथ सिमेट्री, शिफ्टेड सिमेट्री। वो हम नेक्स्ट लेक्चर एक लेक्चर और लेंगे, वो इतना टफ नहीं लगेगा, बहुत ही इजी लगेगा। तो इसमें है थोड़ा सा स्टार्टिंग है, समझने की जरूरत है। तो आज हम इन्हीं दोनों मेथड को समझेंगे और इससे रिलेटेड 5-6 अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो देखो पैरेलल एक्सिस सिमेट्री, और इसका ये वाला नाम भी काफी फेमस है फोल्डिंग सिमेट्री, और एक होता है परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री जिसको हम बोलते हैं मिरर सिमेट्री। ठीक है, एक है पैरेलल एक्सिस जिसको हमने फोल्डिंग बोला है, और एक है परपेंडिकुलर एक्सिस जिसको हमने मिरर सिमेट्री बोला है। अब इसको समझने के लिए देखो हमने ले लिया ए पॉइंट, यहां पे इसको मैं दो एग्जाम्पल के थ्रू कराऊंगी। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल देख लो, फिर इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन देखेंगे। इसको मान लो R1 है, इसको मान लो R1 है, ये हो गया R2, ये हो गया R2, और इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, R1 हो सकती है, R2 हो सकती है, कुछ भी ले लो, इसको हमने सिंपली R बोल दिया। ठीक है, पैरेलल एक्सिस, अब देखो ए से करंट गया है इस तरफ, तो करंट की डायरेक्शन हो गई ये वाली। जो पैरेलल वर्ड हमने बोला मतलब जो हम एक्सिस लेंगे वो एक्सिस करंट के पैरेलल में ही होगी, ये वाली। ठीक है, ये हमारी जो रिक्वायर्ड पैरेलल एक्सिस होगी। कोई भी न्यूमेरिकल करो उसमें ए और बी पॉइंट को ऐसे मिलाते हुए डॉटेड लाइन पूरी की पूरी बड़ी वाली खींच दो जो सारे डायग्राम को ओवरऑल क्रॉस कर जाए, तो ये पैरेलल एक्सिस हो गई, जिसको हम फोल्डिंग सिमेट्री क्यों बोलते हैं। फोल्डिंग सिमेट्री हमने इसलिए बोली कि अब इस सर्किट को, नीचे वाले सर्किट को फोल्ड कर दो ऊपर, जैसे ये हो गया। ठीक है, ये हमारे पास दो, एक ऊपर वाला पोर्शन एक नीचे वाला, नीचे वाले को उठा के हमने ऊपर पुट कर दिया, इसके ऊपर प्लेस कर दिया ना। सिमिलरली इसमें हमने नीचे वाले पोर्शन को उठा के ऊपर की तरफ पुट कर दिया, हो गया। तो कुछ ऐसा नहीं बनेगा ए। अब देखो ऊपर पुट करने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे R1 और ये वाला R1 और R1, देखो फोल्ड हम तभी कर सकते हैं अगर यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे R2 है। अगर इधर R2 हो और इधर R1 हो तब हम इस पे फोल्डिंग सिमेट्री नहीं लगा सकते।
फोल्डिंग सिमेट्री तभी लगेगी जब ऊपर नीचे रेजिस्टेंस सेम हो, इस तरह। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, जितना समझ आ रहा है उतना समझते चलो, पेशेंस के साथ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आएंगे तब जाके कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एक बारे में नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसको जब हम फोल्ड करेंगे ये R1 इस R1 के ऊपर आ जाएगा, ऊपर आने का मतलब पैरेलल में हो गई। अब तुम बोलोगे ये तो वैसे ही पैरेलल में दिख रहे हैं, लेकिन अभी ये वाला भी तो रेजिस्टेंस है ना, इस रेजिस्टेंस की वजह से तुम इनको ना तो सीरीज में बोल सकते हो ना पैरेलल में बोल सकते हो। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन गया इसका, क्लियर है। और इसी तरह ये R2 इसके ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, R2 इसके पैरेलल में बन जाएगा। ठीक है, तो ये R1 पैरेलल में, ये R2 पैरेलल में, क्लियर। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि यहां पर से जो करंट जाएगा इसमें और इसमें, मान लेते कोई करंट गया है I1, इसमें भी कितना जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, सेम रेजिस्टेंस है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इन दो पॉइंट्स के बीच में वो V होगा I1 R1 के इक्वल, और यहाँ पे इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप होगा V इज इक्वल टू I1 R1। ठीक है, ये दोनों ऊपर वाला पोटेंशियल ड्रॉप और नीचे वाला पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, सेम है, मतलब इस रेजिस्टेंस में जितना पोटेंशियल ड्रॉप है उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप नीचे वाले रेजिस्टेंस में है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये वाला जो पॉइंट C एंड D है वो इक्वी पोटेंशियल है, क्योंकि इनका इनिशियल यहाँ पे ओवरऑल 5 वोल्ट ड्रॉप हो रही है, यहाँ पे भी 5 वोल्ट ड्रॉप हो रही है, तो ये दोनों पॉइंट्स इक्वी पोटेंशियल हो गए। जैसे ये दोनों तो इक्वी पोटेंशियल है ही, ए का जितना पोटेंशियल है वही इनका, सिमिलरली यहाँ पे हम लिखेंगे C एंड D आर इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स। ठीक है, अब ये अगर इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे कोई करंट जाएगा इधर से, नहीं जाएगा, तो ये वाला रेजिस्टेंस सर्किट से ही हट गया, और सर्किट से ही हट गया इस वजह से अब क्या दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस, तो R1 और R2 यहाँ पे क्या होंगे, सीरीज में, R1 एंड R2 ये दोनों सीरीज में हो गए तो एक रेजिस्टेंस बन गया, ये दोनों सीरीज में हो गए तो एक रेजिस्टेंस बन गया, और फिर ये दोनों आपस में पैरेलल में सोल्व। सबसे इजी वाला पार्ट है ये। सेकंड पार्ट जब हम इसको मिरर में और देखते कि हम मिरर में और इसमें डिफरेंस क्या होगा, फिर देखो वही रेजिस्टेंसेस ले लो B। अब देखो मिरर सिमेट्री के अंदर क्या होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस, ये A हो गया ये B हो गया, करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, तो हमें लेना है मिरर इस तरह से, यहाँ पे ये हमने क्या ले लिया, मिरर कंसीडर कर लिया। क्या मिरर को हम कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं, मिरर को कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है कि उसके लेफ्ट वाला सर्किट किसके आइडेंटिकल हो, राइट वाले सर्किट के। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये अगर R1 है तो इसकी मिरर इमेज कितनी होनी चाहिए, R1, ये अगर R2 है तो इसकी मिरर इमेज कितनी होनी चाहिए, R2। अगर इधर R1 है और इधर R2 है तो मिरर सिमेट्री एप्लीकेबल नहीं होगी, सामने जो भी रेजिस्टेंस होना चाहिए बिल्कुल आइडेंटिकल होना चाहिए, ये R1 है तो ये भी R1 सेम वैल्यू का, ये R2 है तो ये भी R2। ठीक है, ऊपर से इसकी कंडीशन क्या होती है कि जो मिरर के ऊपर रेजिस्टेंस लाई करता है उसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि मिरर के ऊपर चाहे वो एक रेजिस्टेंस आए, दो रेजिस्टेंस आए, उनको सर्किट से हटा दो, गायब कर दो। अब ये रेजिस्टेंस गायब हो गया तो दिख ही रहा, R1 R2 दोनों सीरीज में है, ये भी दोनों सीरीज में है, और अपना ऐड कर दो, रिजल्ट आ जाएगा, आंसर दोनों से सेम आएगा। अगर क्वेश्चन सेम है, अगर बाई चांस R1 R2 की वैल्यू सबकी सेम होती तो जो आंसर हमारा पैरेलल सिमेट्री से आता वही मिरर सिमेट्री से आता, बट समझने दोनों है, टेंशन मत लो, अभी हो जाएगा क्लियर। एक बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो लास्ट तक जाते जाते बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, बट पेशेंस के साथ समझना इसको। ठीक है, तो देखो फोल्डिंग सिमेट्री का हम एक थोड़ा सा हम एडवांस
न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये कुछ इस तरह से दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी 3 रेजिस्टेंस है। फोल्डिंग सिमेट्री यूज करनी है। फोल्डिंग सिमेट्री यूज करनी तो ए से करंट जा रहा है, तो ये होगी हमारी एक्सिस जिसके अबाउट में हमें फोल्ड करना है। अगर तो बात कर रहे हैं हम फोल्डिंग सिमेट्री की पैरेलल एक्सिस की, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें करना है कि ये जो नीचे वाला रेजिस्टेंस है, ये वाली रो, इसको उठा के ऊपर रख दो। जब ये पूरी की पूरी नीचे वाली ऐसे जाएगी ना, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है कहाँ पे जाएगा, देखो 1 पॉइंट यहाँ पे है 1, ये हो गया 2 और ये 3 कहाँ पे जाएगा, ऊपर। 1 और 3 जैसे ही इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो 4 और 6 एक जगह पे आएंगे, 1 और 3 एक जगह पे आएंगे, 7 और 9 एक जगह पे आ जाएंगे, और ये वाला रेजिस्टेंस इधर कनेक्ट हो जाएगा पैरेलल में, और नीचे वाला ये इसके साथ पैरेलल में, ठीक है। और 5 और 6 के बीच में जो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है ये इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस आ जाएगा पैरेलल में, क्लियर है। तो अब देखो इन दोनों को सॉल्व कर लो। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, r/2। इन दोनों को सॉल्व करोगे r/2 और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो भी r/2। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा ऊपर, मैं अब 1 2 3 को रिमूव कर रही हूँ, सिंपल r/2 r, और यहाँ पे भी r/2, इधर भी ऊपर r/2 और इधर भी कितना है, r है, और ये हो गया b पॉइंट। यहां से देखो फर्दर न्यूमेरिकल में भी बार बार कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो अभी ध्यान से समझना। यहां से जितना करंट गया, मान लो 6 एम्पियर करंट गया, 6 एम्पियर करंट गया, तो इसमें बाई चांस 2 एम्पियर इसमें गया और 4 एम्पियर इसमें गया, क्लियर है। तो इधर 6 एम्पियर कब जाएगा, आर के अंदर से जब 2 एम्पियर और इसके अंदर से 4 एम्पियर। तो अब देखो जब 4 एम्पियर इसके अंदर से इसमें जा रहा है, 4 एम्पियर इस ब्रांच में, तो इस ब्रांच में तो कोई करंट वैसे भी नहीं जाएगा। फर्स्ट लॉजिक कि इस रेजिस्टेंस में स्टार्टिंग में 4 एम्पियर करंट गया, तो एग्जिट में भी 4 एम्पियर निकलेगा r/2 से। r में जब स्टार्टिंग में 2 एम्पियर करंट गया, तो लास्ट में भी कितना निकलेगा, 2 एम्पियर। पहला लॉजिक क्लियर है। दूसरा लॉजिक, अब हमें पता है कि यहाँ पे अगर 4 एम्पियर करंट है, रेजिस्टेंस r/2 है, तो वोल्टेज ड्रॉप कितनी होगी, v इज इक्वल टू आई आर, 2 से 2, तो कितनी आ गई वोल्टेज ड्रॉप 2r, r की वैल्यू बाई चांस 1 ओम मान लो, तो 2 वोल्ट इधर है, और सेम यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 वोल्ट। तो यहाँ पे वही पॉइंट, ये जो दो पॉइंट है इक्वी पोटेंशियल है, और इसमें जब पॉइंट इक्वी पोटेंशियल होंगे तो कोई करंट फ्लो करेगा ही नहीं, क्योंकि करंट के फ्लो करने की कंडीशन है पोटेंशियल डिफरेंस का एग्जिस्ट करना। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट फ्लो करेगा, सेम पोटेंशियल पे है तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो ये गायब। अब r/2 और r/2 हो गए सीरीज में, r/2 और r/2 सीरीज में r हो गए, और ये r और ये r क्या हो गए, पैरेलल में कितने हो गए, 2r। तो r और 2r फिर पैरेलल में है, सॉल्व कर लेना। हो गई फोल्डिंग सिमेट्री। अब हम देखते हैं मिरर सिमेट्री, सेम इसी क्वेश्चन को। तो अब देखो मिरर सिमेट्री के अंदर हमें पता है करंट इस तरफ जा रहा है, तो अगर मैं इधर मिरर रखूं तो r r r की इमेज r, r की इमेज r, सर्किट आइडेंटिकल हो गए दोनों हाफ में। अब हमें पता है कि जो इस मिरर पे लाई करने वाले रेजिस्टेंस है उनको हम इग्नोर कर देंगे। तो सबसे इजी होगा अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है उसको मिरर सिमेट्री से सॉल्व करना। तो ये दोनों रेजिस्टेंस गायब, अब बच गया क्या, गया r और r हमारा किस में हो गई, सीरीज में, r और r सीरीज में, r और r सीरीज में। तो यहां से कितना बन गया, 2r रेजिस्टेंस, 2r रेजिस्टेंस, 2r रेजिस्टेंस, और जब तीन रेजिस्टेंसेस 2r के पैरेलल में होंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2r/3। कितना इजी है, देखते ही समझ में आ गया। ठीक है, इसमें भी सेम आंसर आएगा, निकाल के देख लेना। अगर क्वेश्चन सेम है, सारी वैल्यूज सेम है, तो हमारा आंसर किसी भी मेथड से कर लो सेम निकलने वाला है। ठीक है, अब हम इन दोनों के अलग अलग न्यूमेरिकल्स देखते हैं कुछ। आई होप कितना क्लियर हो गया होगा। अब जब हम आगे के न्यूमेरिकल करेंगे 4-5 न्यूमेरिकल, तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अब ध्यान से समझना है। इसमें हमें ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। वही या तो हम यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस सिमेट्री या फिर मिरर सिमेट्री, परपेंडिकुलर एक्सिस। अब देखो इसमें ए और बी के अराउंड में मैं मिरर रखने की ऐसी कोई सिमेट्री बन नहीं रही है, तो सबसे इजी है पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। यहां से हम एक पैरेलल, मतलब जिस ए और बी के बीच में निकालना है ना, तो उसको डॉटेड लाइन से मिला दो। यही होगी हमारी पैरेलल एक्सिस सिमेट्री या फिर फोल्डिंग एक्सिस, इसको हम फोल्डिंग भी बोल सकते हैं। अब इस सर्किट को उठा के ऊपर पुट कर दो, तो मैं इसको नाम दे देती हूँ, इसको नाम दे दो 1, क्योंकि बेसिकली यही वाला सर्किट। फिर भी हम रेजिस्टेंस को नाम दे देते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। 7 रेजिस्टेंस है, पुट करो। देखो ये हो गया ऊपर वाला रेजिस्टेंस आर, फर्स्ट रेजिस्टेंस, और इसके साथ ही ये हो गया हमारा यहाँ पे एक ए पॉइंट और ये रेजिस्टेंस फोर्थ, और इसके साथ ही यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो गया सेवंथ। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सर्किट को प्लेस करना है, मतलब फोल्ड करना है। इस वाला, ये वाला जब थोड़ा सा यहाँ पे इमेजिनेशन यूज होगी, इस वाले पार्ट को उठा के ऐसे पुट कर दो, इसको उठाओ ऐसे, तो ये 2 वाला रेजिस्टेंस जाएगा 1 पे इधर, तो 2 वाला रेजिस्टेंस इसके ऊपर गया, ऊपर गया मतलब पैरेलल में है, ये आर एज इट इज। अब ये 3 वाला कहाँ जाएगा, जैसे ही रखोगे 4 वाले पे, तो ये इधर पैरेलल में आ जाएगा 3 वाला रेजिस्टेंस, ठीक है। और जब इसको फोल्ड करोगे तो ये कहाँ जाएगा, 6 वाले पे, ये हो गया, ठीक है। अब इन 3 और 4 को तुम रिमूव कर सकते हो। क्लियर है? अब देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया ये। कैसे सोल्व करोगे, आर और आर सीरीज में है, सॉरी पैरेलल में है। अगर तुम पैरेलल में बोलोगे इनको, तो आर और आर पैरेलल में तो कितना हो जाएगा, आर बाई 2। आर और आर पैरेलल में है, आर बाई 2, आर और आर पैरेलल में है, आर बाई 2, ठीक है। तो सर्किट कैसा बन गया हमारा, कुछ ऐसा नहीं बन गया। ए से एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है आर, ठीक है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है आर बाई 2, और ए से इस तरफ एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है आर बाई 2, और फिर इसके साथ एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है आर बाई 2, और फिर ये हो गया बी। मैंने कुछ नहीं किया, आर और आर का हमें पता है, पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस सेम है, इनकी वैल्यू आर और आर है, तो इनका हाफ कर दो आर बाई 2। जैसे 10 और 10 दो रेजिस्टेंस है, तो आंसर आएगा 5। ये सिंपल है, हमारा हम पढ़ चुके। तो अब देखो ए ये है, यहां से करंट गया, एक इस तरफ गया, एक इस तरफ गया। तो अब देखो ये दोनों रेजिस्टेंस तो क्या है, सीरीज में है ना, एक ही लाइन में आ रहे हैं सीरीज में, तो आर और आर को ऐड कर दो। आर प्लस आर बाई 2 कितना हो गया, 2, 2 आर प्लस आर, 3 आर बाई 2। तो इन दोनों को मिला के एक रेजिस्टेंस बनेगा इधर, जिसका नाम हो गया 3 आर बाई 2। अब देखो यहां से 3 आर बाई 2 और आर बाई 2 हमें ए और बी के बीच में निकालना है। ये दोनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल में। ये दोनों पैरेलल में, तो सोल्व कर दो। 3 आर बाई 2 मल्टीप्लाई बाई आर बाई 2, और 3 आर बाई 2 प्लस आर बाई 2। R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर रही हूँ मैं। 3 आर स्क्र बाई 4, और इधर से 4 आर, 3 आर स्क्र बाई 4, 2, 4 आर, 2 से 2 कैंसल, आर से आर कैंसल, तो कितना बन गया ऊपर, 3 आर बाई 8, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे इस सर्किट को मैं कुछ ऐसे लिख सकती हूँ, ए के साथ एक रेजिस्टेंस बन गया 3 आर बाई 8, और एक रेजिस्टेंस ये है बी आर बाई 2। अब ये दोनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए। सीरीज में हो गए तो हमें पता ही है 3 आर बाई 8। अब ये हो गई सीरीज में, तो 3 आर बाई 8 प्लस आर बाई 2, एलसीएम आ गया 8, 3 आर प्लस 4 आर, और हो गया आंसर 7 आर बाई 8। सॉल्व। देखो कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग रहा है, अपने आप खुद करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। सिंपली हमने सिर्फ सर्किट को फोल्ड करके देखा, और एक बार अगर सर्किट फोल्ड करना आ गया तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें हमें ए और ई के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, वही
ए और ई के बीच में ये देखो पैरेलल एक्सिस या फिर फोल्डिंग सिमेट्री लगा के देखो, लग रही है ना। इसके अबाउट में मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देती हूँ। इसके अबाउट में देखो, अगर मैं सर्किट को पलट दूं तो हर एक का इक्विवेलेंट पार्ट है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, इस रेजिस्टेंस का ये रहा है इक्विवेलेंट पार्ट। तो इसको हम पलट सकते हैं ऊपर की तरफ। देखो आज बार बार फोन बंद हो रहा है तो इसलिए काफी सारे पॉइंट्स बीच में स्किप हो जाएंगे गर्मी की वजह से। देखो अब ये डी पॉइंट बी के ऊपर सुपर इम्पोज होगा, जैसे हम फोल्ड करेंगे बी के साथ यहाँ पे पॉइंट चला जाएगा डी, और यहाँ पे जो दो रेजिस्टेंस आ जाएंगे आपस में पैरेलल में, आर और आर, बीच में ये रेजिस्टेंस रहेगा एज इट इज आर। अब इसके साथ यहाँ पे जो बी पॉइंट है, बी और एफ, इधर कोई एफ पॉइंट होगा यहाँ पे, ठीक है। बी और एफ के बीच में एक रेजिस्टेंस है आर। अब यहाँ पे देखो जैसे ही सर्किट सुपर इम्पोज होगा बी और डी पॉइंट एक हो गए, और ये देखो एफ और एच पॉइंट एक जगह होंगे। तो एफ बी और एफ के बीच में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ बी और एफ के बीच में आर, और डी और एच, डी और एच के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर, ये भी आ जाएगा इधर, ठीक है। अब ये और ये भी आपस में क्या है, पैरेलल में जोड़ दो, यही आर और आर, क्लियर है। अब देखो ये पॉइंट हो गया हमारा ई पॉइंट, ई से आगे ये जो दो रेजिस्टेंस है, देखो एफ एच एक जगह है और जी, इधर से फिर से दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं एफ एच और बीच में जी, तो इधर कोई पॉइंट होगा जी, ठीक है। ये दो भी क्या है हमारे पैरेलल में, फिर जी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है आर, और फिर आई और जे, ये भी आपस में पैरेलल में है जो बी से कनेक्ट है, बी से मतलब इधर से, आर और आर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ए और ई के बीच में निकालना है, तो इसको कर दो रब यहां से, क्लियर हो गया। सिंपली हमने क्या किया है, इस पूरे सर्किट को सुपर इम्पोज करवाया है, इसके ऊपर इसे, 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 ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला एज इट इज छोड़ के देख लो, सिर्फ हमने सुपर इम्पोज करवाया हुआ है, तो थोड़ा सा समझ लेना इसको। ये आर और आर पैरेलल में है, सॉल्व कर सकते हैं। देखो बी से कनेक्टेड है, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी हमें पता है कि रेजिस्टेंस के सर्किट हम लास्ट से, अगर लूप क्लोज हो रही है हम वहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इधर से नहीं कर सकते हम इसको इजिली सॉल्व, लेकिन यहाँ पे ये कर सकते। इन दोनों के बीच में ए बी डी के बीच में दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं जो पैरेलल में है, तो इनका हम एक बना देंगे R/2। ये दोनों भी आपस में पैरेलल में है, तो इनका भी हम एक बना देंगे R/2। ये दोनों भी पैरेलल में है, तो इनका भी हम एक बना देंगे R/2। ये दोनों भी पैरेलल में है, तो इनका भी एक बन गया R/2। ये दोनों भी पैरेलल में है, तो इनका भी एक बन गया R/2, ठीक है। अब देखो फॉर यहाँ पे करंट, अगर मैं इस रो से कोई करंट निकाल रही हूँ, वो करंट इधर से होता हुआ, जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही करंट इसमें, उतना ही करंट इसमें, यहाँ पे आके फिर डिवाइड होगा। तो जब तीनों रेजिस्टेंस में एक ही करंट जा रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो गए सीरीज में, तो R/2 R/2 R और R 2R हो गया। तो इसकी जगह, तीनों रेजिस्टेंसेस की जगह मैं एक रेजिस्टेंस लिख दूं यहाँ पे 2R, इधर की बजाय इधर लिख लो, क्योंकि हमें यहाँ पे जरूरत है ना 2R। देखो कितना छोटा हो गया ना सर्किट हमारा 2R। हमें हमारे मेन पॉइंट ये है, तो पूरे ऊपर वाले सर्किट को सोल्व करो। 2R और R/2 पैरेलल में है, 2R और R/2 इनका एक बनाओ, कितना हो गया 2 से 2 कैंसल, R², और यहां से कितना हो गया 5R/2, R से R कैंसल, तो 2R/5। इसको हटा के मैं इधर लिख सकती हूँ 2R/5, ठीक है। अब आगे का तुम सॉल्व करोगे, ये तीनों सीरीज में है, तो R/2 प्लस R/2
प्लस 2r/5। जो भी आंसर आएगा वो किसके पैरेलल में होगा, r के पैरेलल में, और आंसर आ जाएगा इसका 7r/12। 7r/12 इसका आंसर होगा। इजी है, बस तुम्हें ये वाला पार्ट पलटना आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये वाला क्वेश्चन को तुम दोनों मेथड से कर सकते हो, फोल्डिंग सिमेट्री से भी और मिरर सिमेट्री से भी। तो देखो यहाँ पे हम फोल्डिंग सिमेट्री यूज कर रहे हैं क्योंकि ए और डी के बीच में निकालना है, तो इसका मतलब करंट ए से निकला होगा और डी में एंटर किया होगा। और अगर मैं इसी करंट के डायरेक्शन में एक लाइन ले रही हूँ, दैट मीन्स हम यूज कर ले पैरेलल एक्सिस सिमेट्री, मतलब फोल्डिंग सिमेट्री। तुम इसको मिरर सिमेट्री से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, जब हम इसको फोल्ड करेंगे, फोल्ड करना मतलब ये हो गया, देखो यहाँ पे हो गया ये वाला, क्लियर है, ये रेजिस्टेंस इसके ऊपर, ये रेजिस्टेंस इसके ऊपर, सिंपली। अब रह गए ये दोनों। अब जो ई और एफ पॉइंट है, ई एफ और बी और सी, वो क्या है, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है। और अगर ये इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है, दैट मीन्स इनके बीच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और अगर इनके बीच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो इन रेजिस्टेंसेस का काम क्या है। दोबारा देखो, जब हम इस एक्सिस के अबाउट में सर्किट को फोल्ड करेंगे, तो ये रेजिस्टेंस इस पे एज इट इज लाई कर गया, ये पॉइंट इस पे, ये पॉइंट इस पे। तो देखो ये जो बीच में बेवजह में जो रेजिस्टेंस आ रहे हैं, ये वाले नीचे वाले दोनों, इनका क्या यूज है, ये पॉइंट इस पे फोल्ड हो रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों सेम पोटेंशियल पे है, तो इसको रब कर दो, इसको रब कर दो, ठीक है। अब इससे इजी कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसको हमने नाम दे दिया R2। फिर ए और डी के बीच में एक तरफ लगा हुआ है R1, एक लगा हुआ है R2 और एक लगा हुआ है फिर से R1, R1 R2 R1। और फिर इस तरफ भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R1, एक लगा हुआ है R2 और एक लगा हुआ है R1 फिर से। अब इनको सॉल्व कर सकते हो, R1 और R2 की वैल्यू दे रखी, तो देखो इनको सॉल्व करोगे तो किसके इक्वल आंसर आएगा, इस पूरे को रब कर दो, 2R1 प्लस R2, 2R1 प्लस R2, इसका भी 2R1 प्लस R2, ठीक है। R2 की वैल्यू कितनी है, 20 ओम, इधर कितनी है, R1 कितना है 10, तो 20 प्लस 20 40, और इधर भी कितना हो जाएगा 40। तो पैरेलल में है तो 1/20 प्लस 1/40 प्लस 1/40, 40 एलसीएम आ गया, तो 2 प्लस 1 प्लस 1 3, 4/40, और आंसर आ गया हमारा 1/10 मीन्स 10 ओम। क्लियर है, सिर्फ फोल्डिंग एक्सिस सीखनी है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से आया है ये वाला, कर लोगे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है इस तरीके से, वही हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब तक तुम्हें लगभग क्लियर हो गया होगा। तो ए और बी के बीच में देखो, क्या मैं इस सर्किट को फोल्ड कर सकती हूँ, नहीं होगा, इसके ऊपर ये फोल्ड हो गया, इसके ऊपर ये फोल्ड हो गया, बट ये और ये तो अलग हो गए बिल्कुल, तो फोल्डिंग नहीं यूज हो सकती। क्या हम मिरर सिमेट्री यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इस पे ये इम्पोज हो गया, इस पे ये, इस पे ये, इस पे ये, और एक ये रह गया, दोनों साइड इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हो गया, क्लियर है। अब देखो, अब इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आया है, यहां से करंट निकला, ठीक है, इसमें जितना भी करंट होगा मान लेते हैं I1, इसमें जितना करंट होगा मान लेते हैं I2, और इसमें जितना करंट होगा मान लेते हैं I3। अब हमने कहा कि हम यहाँ पे मिरर पुट कर रहे हैं, दैट मीन्स जितना इस रेजिस्टेंस में करंट है उतना ही करंट इस रेजिस्टेंस में होगा। तो इसमें करंट कितना होगा I1, ये इसकी इमेज ये है तो इसमें करंट होगा I2, इसकी इमेज ये है तो इसमें करंट होगा I3, ठीक है। तो यहां से देखो, ए के साथ जो ऊपर वाली ब्रांच के दोनों रेजिस्टेंस है वो हैं सीरीज में,
क्यों? क्योंकि जब I1 करंट इसमें जा ही नहीं रहा तो ये वाला तो वैसे ही गायब हो गया। और दूसरा लॉजिक हमें पता ही है कि जो मिरर के ऊपर जो रेजिस्टेंस लाई करता है वो तो सर्किट में वैसे भी नहीं होता, उसको तो वैसे भी रिमूव कर देते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो ये दोनों सीरीज में। उसके बाद ये पॉइंट तुम्हारे लिए नया होने वाला है, ये दोनों भी सीरीज में होंगे। तो उसके बाद यहां पे ट्विस्ट है, देखो इसको ध्यान से समझना। ये मैंने एक बार ड्रॉ कर दिया। ये जो है देखो I2 इधर से निकल रहा है, इधर कितना जा रहा है I2। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, इधर से I2 गया, नोड बन रही है, करंट इसमें डिवाइड नहीं हो रहा और इधर भी I2 ही जा रहा है। ये तो तभी हो सकता है ना अगर यहाँ पे ये दोनों ज्वाइन ही ना हो। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें इस तरह से फाल्स जंक्शन इल्यूजन क्रिएट कर दिया जाता है कि ये ज्वाइंट है, लेकिन एक्चुअल में वो ज्वाइन नहीं होते। ये भी तुम्हें खुद ही ढूंढना है, नेक्स्ट लेक्चर इसी टॉपिक के ऊपर होगा, इस तरह से फाल्स जंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब I2 इसमें क्या, I2 क्यों सेम क्यों जा रहा है? क्योंकि हमने देखा कि ये मिरर इमेज है, इसकी मिरर इमेज ये है, इसलिए अब हमें पता ही चल गया। ये R और ये R सीरीज में है तो इन दोनों का एक बना दो, कितना बन गया 2R। R R R और R सीरीज में एक बना दो 2R, ये भी सीरीज में 2R, 2R और R पैरेलल में 2R इंटू R और 3R, कितना बन गया ये 2R बाई 3, 2R बाई 3। तो इसको ऐड कर दो, तीनों सीरीज में है ना, 8R बाई 3। तो ये कितना बन गया 8R बाई 3। अब देखो 2R और 8R बाई 3 क्या हो गए, पैरेलल में हो गए। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 8R बाई 11 हो जाएगा। 2R और 2R पैरेलल में ही, इनका तो वैसे भी दोनों का टोटली मिला के R बन गया। अब R और 8R बाई 3 का कैलकुलेट करना है। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। फाल्स जंक्शन का क्लियर हो गया, नहीं हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन आएंगे तब क्लियर हो जाएगा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन वही, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ और जिसकी हर एक साइड ये जो दिखा रखे ये रेजिस्टेंस है जिनकी वैल्यू R है। तो इसमें सबसे पहले इस पे तुम मिरर सिमेट्री भी लगा सकते हो और इसको तुम फोल्डिंग सिमेट्री से भी कर रहे हो, तो हम फोल्डिंग सिमेट्री से कर लेते हैं। तो ये देखो पूरा सर्किट फोल्ड हो रहा है, ये टिप इसके ऊपर आ रही है। ध्यान से देखते रहना, पहले हाफ को करते हैं, इसको नाम दे दो 1 1 2 2, उसके बाद 3 3, जो जिस पे फोल्ड होने वाला है। क्योंकि देखो जैसे ही रखेंगे ये इस पे जाएगा, ये इस पे फोल्ड होगा, ये इस पे फोल्ड होगा, ये इस पे फोल्ड होगा। 4 4 5 5, ठीक है। उसके बाद है ऐसे है ना, ये भी है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये इस पे फोल्ड हो गया 6 6 7 7 और 8 8 9 9 10 10, सारे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू दे दी, 20 रेजिस्टेंस है टोटल। तो देखो अब हम फोल्ड करते हैं ए से, ऐसे एक बार बना लो बी, ए से ऊपर गया 1, तो ये इसके ऊपर फोल्ड हो रहा है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हो गई R बाई 2, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस R है और ये इसके ऊपर फोल्ड होगा मतलब पैरेलल में। इतना क्लियर हो गया, पैरेलल में है तो ये दोनों पैरेलल में है तो इनका रेजिस्टेंस आ गया R बाई 2, ठीक है। फिर ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे फोल्ड होगा। ठीक है, देखो ये R और ये R फोल्ड होंगे तो कितना बन गया R बाई 2। फिर इसके ऊपर ये पॉइंट सुपर इम्पोज कर गए, 3 के ऊपर 3 वाला, 2 के ऊपर 2 वाला, 5 के ऊपर 5 वाला और 4 के ऊपर 4 वाला। एक तरह से मैं 3 और 5 और 2 और 4 के ऊपर कर देती हूँ। ये हो गया, इधर एक रेजिस्टेंस है 3 वाला, इधर 5 वाला
और इधर है 2 वाला और इधर है 4 वाला, कुछ ऐसा ही हो गया ना, 3 5 2 4 वाले रेजिस्टेंस। तो ये नीचे से 2 इसके ऊपर जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस R/2, इसका रेजिस्टेंस R/2, इसका रेजिस्टेंस R/2, इसका रेजिस्टेंस R/2, इसका रेजिस्टेंस R/2। क्लियर हुआ? मतलब जब मैं फोल्ड करूंगी तो 2 पे ये वाला 2 जाएगा जिसकी वजह से ये दोनों पैरेलल में हो गए और रेजिस्टेंस हाफ हाफ हो गया। ठीक है, इधर तक आ गए हम। इसके बाद फिर से बस ऊपर ऊपर वाले सर्किट बना लो बेशक से। ठीक है, इस तरीके से पहले ऊपर वाला सर्किट रीड्रॉ कर लो दोबारा से। ये होगा, दोबारा से रीड्रॉ कर लिया मैंने। 8 9 10 7 6। अब देखो 7 वाले पे नीचे 7 वाला जाएगा तो इसकी वजह से रेजिस्टेंस हो गया R/2, इसका भी R/2, इसका भी R/2 और इसका भी R/2। और ये 10 और 10 वाले इधर बाहर रह गए। ठीक है, क्योंकि इस वाले नोड पे ये वाली नोड सुपर इम्पोज होगी। ये देखो, जब हम ऊपर रखेंगे इस पे ये नोड जाएगी तो ये दोनों अलग से रह गए, इस नोड के बाद डायरेक्ट बी से जुड़े हुए। ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट लगाना, ये हो जाएगा क्लियर। सिंपली एक पेज रख के पहले ऊपर वाला रीड्रॉ कर लो एज इट इज, इसको नीचे से ऐसे दबा के और ऊपर वाला सर्किट रीड्रॉ करके हर एक की जगह, क्योंकि हर एक की वैल्यू आर आर है, उनके ऊपर आर आर और पैरेलल में लग रहा है तो कितना हो जाएगा R/2 R/2। तो देखो R/2 और R/2 इधर हो गया ए के साथ ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है R/2 और इसके साथ इधर R/2 सीरीज में तो R बन गया, R/2 सीरीज में तो R बन गया, फिर से R और R पैरेलल में है तो R/2, फिर से R/2 सीरीज में, R/2 सीरीज में है तो R/2 और ये हो गया R/2। कितना बन गया सीरीज में? 4R/2, जो आंसर आ गया 2R। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस और इसके बाद मैं यहाँ पे ये 2-3 फोटो ऐड कर रही हूँ। इन क्वेश्चंस को खुद सोल्व करके देखना, साथ में इनका सॉल्यूशन भी ऐड कर रही हूँ।